हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। जिसके पिछले वीडियो में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे मशीन के बारे में, मशीन क्या होता है और कुछ मशीन से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, इम्पोर्टेंट टर्म थे, उनके बारे में पढ़े थे। जैसे वेगानुपात हो गया, आपका वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफ़िशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल इफ़िशियंसी, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आइडियल मशीन क्या होती है और आपकी एक्चुअल मशीन क्या होती है। इन सब के बारे में परिभाषाएं थी जो हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लॉ ऑफ मशीन। मशीन का नियम क्या होता है। किसी भार उठाने वाली मशीन में उसके द्वारा उठाए गए भार तथा इसके लिए मशीन पर लगाए गए प्रयास एफर्ट के बीच संबंध को मशीन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर मशीन के नियम में एक ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें आपका एक एक्चुअल मशीन के लिए और एक आइडियल मशीन के लिए है। अब ग्राफ के बारे में हम पहले समझा देते हैं आप लोगों को कि ग्राफ है क्या। इस ग्राफ में जो आपकी ऊर्ध्वाधर एक्सिस है वाई, यह हम लोगों की क्या है, जो हम लोग बल लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, आयास लगा रहे हैं, जो हम लोगों का एफर्ट होता है, वह है आपका एफर्ट वाई एक्सिस पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग लोड को प्रदर्शित करेंगे, जो आप लोगों का क्या है, लोड है। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, लोड को प्रदर्शित करेंगे। तो जब लोड को प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर आपका जी, तो यहाँ पर एक आइडियल मशीन के लिए, फॉर आइडियल मशीन के लिए जो हम लोगों का ग्राफ प्राप्त होता है, वह यह ओ बिंदु से यह सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, जो हमारी आइडियल मशीन के लिए होता है। आइडियल मशीन का इसे हम लोग कहते हैं पीडब्ल्यू ग्राफ। जो हम लोगों का यह मशीन का ग्राफ है, इसे हम लोग पीडब्ल्यू ग्राफ के नाम से भी जानते हैं कि मशीन का पीडब्ल्यू ग्राफ क्या होता है। यह हम लोग का हो गया एक्चुअल मशीन के लिए, क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन के लिए। इसके बाद जो हम लोग का एक्चुअल मशीन के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है, यह आपका ओ से ए तक का जो यह गैप है, जो आपका सी है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ओ से ए तक के सी के बाद यहाँ से जो हम लोगों का यह ग्राफ स्टार्ट होता है, वह अल्फ़ा एंगल पे होता है। अल्फ़ा एंगल पर यह आपकी एक रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा, सरल रेखा, जो आपकी एक्चुअल मशीन के लिए होती है। इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल पीडब्ल्यू ग्राफ। अब जो हम लोगों का भार है, यहाँ पे भार हम लोगों का कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। और जहाँ पर हम लोग यहाँ भार ले रखे हैं, यहाँ पे हम लोगों का भार कुछ और है। अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग हमारे क्या हैं, भार हैं। उसके लिए हमारा कितना एफर्ट लग रहा है, यह हम लोगों का निकाला गया है। वाई एक्सिस पे है और डब्ल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो जो हम लोगों का जो लास्ट पॉइंट जिस पे हम लोग निकाले हैं, ग्राफ के लिए कैलकुलेशन किए हैं, ग्राफ को हम लोग बनाए हैं, वह हम लोग W1 भार के लिए बनाए हैं। W1 भार के लिए जो हमारी सीधी रेखा जा रही है, वह एक्स एक्सिस को हम लोगों का एन पे क्रॉस कर रहा है। और जो हमारी आइडियल मशीन के लिए जो लाइनिंग है, सरल रेखा है, पीडब्ल्यू ग्राफ है, उसको क्या कहाँ क्रॉस कर रहा है, एम पर। और जो एक्चुअल मशीन की हमारी पीडब्ल्यू ग्राफ है, वह कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, एल पर। कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, एल पर क्रॉस कर रहा है। तो जो एक्चुअल मशीन की जो हमारी इक्वेशन होती है, वह P = M कैपिटल W प्लस C होती है। जो कैपिटल W आपका भार है, लेकिन जो स्मॉल m है, वह होती है रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल। जो हमारी एक्चुअल मशीन के लिए पीडब्ल्यू ग्राफ है, इसकी जो यह ढाल है, इसी ढाल को हम लोग कहते हैं
यम वही होती है हमारी रेखा की प्रवणता या लाइन ऑफ स्लोप, रेखा की ढाल, उसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यह तो आप समझ गए। अब इसमें जो है कि हमारी टोटल एक्चुअल मशीन के लिए हम लोगों का जो एनर्जी वेस्ट हुआ, जो हम लोगों का प्रयास लगा, वो क्या लगा, कैपिटल पी लगा। और हम लोगों का आइडियल मशीन के लिए कितना लगा, पी, कैपिटल P2 लगा। तो हम लोगों का जो वेस्ट एनर्जी हुआ फ्रिक्शन में या फिर उष्मा में, तो वो आपकी कितनी वेस्ट हुई, कैपिटल P माइनस स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P1। जो कैपिटल P1 हम लोगों का या L से M है, L से M जो आपके बीच का गैप है, जो डिस्टेंस है, इसका जो मान आएगा वो हम लोगों का क्या हो रहा है, घर्षण में एनर्जी वेस्ट हो रही है या आपकी ऊष्मा में एनर्जी वेस्ट हो रही है, इनपुट एनर्जी। ठीक है। तो मशीन के लिए आपको ग्राफ का कोई डेरिवेशन या जो आपका फार्मूला आया है P इक्वल टू स्मॉल m W प्लस C स्मॉल c, तो यह आपका डेरिवेशन यहाँ पर, बस आपको इस डेरिवेशन के इस फार्मूले के बारे में जानना है। यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं है। या जब आप हायर लेवल हायर क्लासेस में जाएंगे या आप मैकेनिकल से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी एक बुक है, मैकेनिकल के नाम से बुक ही है, तो उसमें आप इसके डेरिवेशन के बारे में यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है जानेंगे। बस यहाँ पर हम लोगों को इस फार्मूले के बारे में जानना है और इस फार्मूले का हम लोगों को क्या करना है, उपयोग करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी मशीन के VR वेलोसिटी रेशियो को स्थिर मानकर प्रयास P को y अक्ष पे तथा भार को x अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखीय समीकरण प्राप्त होता है, जो आपका P इक्वल टू स्मॉल m W प्लस C है। ठीक। अब अगला टॉपिक है आपका किसी मशीन के यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता में संबंध, रिलेशन बिटवीन m में मैकेनिकल एडवांटेज, VR वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले फॉर एक्चुअल मशीन, वास्तविक मशीन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। यदि यह हम लोग आइडियल मशीन के लिए निकालते हैं तो उसमें जो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात है, दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और इफ़िशियंसी आपकी 100% हो जाएगी। तो वहाँ पे जितना हम लोग इनपुट देंगे उतना हमको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया कि आइडियल मशीन में क्या होता है। तो हम लोग जो यह संबंध निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफ़िशियंसी का, तो किस मशीन के लिए निकालेंगे, एक्चुअल मशीन के लिए हम लोग निकालेंगे। तो आउटपुट वर्क आपका क्या होगा, एक्चुअल मशीन का आउटपुट एनर्जी क्या होगा, इनपुट एनर्जी माइनस घर्षण आदि में व्यर्थ हुआ कार्य। तो आपका अगर जो कार्य के लिए निकालेंगे एनर्जी आपका होगा, तो आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी माइनस घर्षण आदि में खर्च हुआ एनर्जी उष्मा, या आपका आउटपुट वर्क इक्वल टू आउटपुट वर्क हमारा कितना, आउटपुट वर्क हमको कितना मिल रहा है, जितना हमने उसको इनपुट दिया, इनपुट वर्क माइनस घर्षण आदि में खर्च हुआ कार्य, मतलब जो उनके पार्ट्स के मध्य जो घर्षण उत्पन्न होता है उसमें कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे दक्षता इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क। तो नीटा इक्वल टू कैपिटल W x अपान P/y, WX जो हम लोग आउटपुट एनर्जी है और Py जो हम लोग इनपुट एनर्जी है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे W/P इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा, और ये जो हम लोगों का यहाँ पर है x अपान y, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, y अपान x इंटू में। तो यहाँ से हम लोगों को संबंध क्या मिल गया, यांत्रिक लाभ W/P इक्वल टू दक्षता नीटा इंटू वेगानुपात y अपान x, या हम लोग कह सकते हैं
मैकेनिकल एडवांटेज यम ए इक्वल टू इफिशियंसी नीटा इंटू वेगानुपात वी आर वेलोसिटी रेशियो। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो हमारा आउटपुट है वह क्या है, कम है इनपुट से। आउटपुट लेस देन इनपुट। लेस देन इनपुट क्यों है? क्योंकि इनपुट का कुछ भाग हम लोगों का घर्षण में या ऊष्मा में खर्च हो जा रहा है, तो जायज़ सी बात है आउटपुट हमारा इनपुट से क्या होगा, कम होगा। तो आउटपुट जब हम लोगों का इनपुट से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो इस फार्मूले के अनुसार है, इस फार्मूले के अनुसार यांत्रिक लाभ एम ए लेस देन वेलोसिटी रेशियो। लेस देन क्या है, वेलोसिटी रेशियो वी आर। जो आपकी वास्तविक मशीन की दक्षता होती है सदैव 1 से कम मान में 1 से कम होता है, या जब इसे हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो 100% से कम होता है। ठीक। अगला है आपका, अगला टॉपिक है सरल एवं यौगिक मशीन, सिंपल एंड कंपाउंड मशीन। अब सिंपल एंड कंपाउंड मशीन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि सिंपल मशीन क्या होता है, कंपाउंड मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन क्या होता है, एक सरल मशीन में एक प्रयास लगाने वाला बिंदु तथा एक ही भार उठाने वाला बिंदु होता है। मतलब कि सरल मशीन क्या है, जिसमें एक ही बिंदु पर हम लोग एफर्ट लगा सकें और एक ही बिंदु से भार को उठाया जा सके, लोड को हम लोग लिफ्ट कर सकें, तो ऐसे मशीनों को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। इसका यंत्र विन्यास भी सरल होता है, जैसे हम लोग लीवर हो गया, स्क्रू जैक हो गया इत्यादि, ये सब हमारी क्या होती हैं, सिंपल मशीनें होती हैं। संयुक्त मशीनें क्या हुआ, संयुक्त मशीन, कंपाउंड मशीन। तो एक संयुक्त मशीन एक जटिल मशीन है जिसमें एफर्ट लगाने तथा लोड उठाने वाले पॉइंट 1 से अधिक होते हैं, पॉइंट 1 से अधिक होते हैं। या हम लोग इसको दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि कई सरल मशीनों को मिलाकर जो मशीन बनती है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड मशीन या संयुक्त मशीन या यौगिक मशीन। इसका यंत्र विन्यास भी जटिल होता है, जैसे खराद मशीन। खराद मशीन आप लोग देखे होंगे। खराद मशीन में क्या है, उसकी जो संरचना होती है वह क्या होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कितने छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, कई सारे सिंपल मशीनों को जोड़कर बनाया जाता है। लीवर अलग लगा होता है, उसको उसमें स्क्रू जैक अलग लगा होता है किसी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए। तो उसमें सारी सिंपल मशीन, कई सारी सिंपल मशीनों को जोड़ के उसको खराद मशीन को बनाया जाता है। तो आपकी क्या होती है, कंपाउंड मशीन होती है, संयुक्त मशीन या हम कह सकते हैं यौगिक मशीन। अगला शेपर है, प्रिंटर है, ये सब आपकी क्या होती हैं, इत्यादि। कई ऐसे सारी मशीनें हैं, बहुत सारी हैं। अगला है परावर्तित मशीन, रिवर्सेबल मशीन। परावर्तित मशीन क्या होती है, जिस मशीन से एफर्ट हटाने के बाद भी वह भार के कारण विपरीत दिशा में भी कुछ कार्य करने में समर्थ होती है, उस मशीन को रिवर्सेबल मशीन कहते हैं। मतलब कि यदि कोई मशीन चल रही है, हम उस पर एफर्ट लगाए रखे हैं या प्रयास लगा रखे हैं, जिसके कारण वह मशीन क्या हो रही है, चल रही है, कार्य कर रही है। तो जब हम लोग उस मशीन से अपना एफर्ट हटा लेंगे, प्रयास हटा लेंगे, तो हटाने के बाद भी वह मशीन क्या होगी, विपरीत दिशा में कुछ न कुछ क्या करे, कार्य कर सके या कार्य करने में समर्थ हो। समर्थ का मतलब कार्य
उसके द्वारा किया जाए या उसके द्वारा किया जा सकता है कार्य। तो ऐसी मशीनों को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल मशीन कहते हैं। इस मशीन की क्रिया को मशीन की परावर्तनीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन कहते हैं। इसकी दक्षता 50% से अधिक होती है। अभी हम लोग इसके पहले एक मशीन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सेल्फ लॉकिंग मशीन, जिसकी इफिशियंसी क्या होती थी, 50% से कम होती थी। तो जो हमारी सेल्फ लॉकिंग मशीन होती थी उसमें वह मशीन चल रही है, हम लोग एफर्ट लगाएं, एफर्ट के द्वारा हमारी मशीनें चल रही है। तो जब हम लोग जब एफर्ट हटा लेते हैं तो वह मशीन क्या हो जाती है, वहीं पर लॉक हो जाती है, वह आपका विपरीत दिशा में कार्य नहीं करती है। तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ लॉकिंग। यदि एफर्ट हटाने के बाद मशीन लॉक न हो, क्या हो, विपरीत दिशा में भी कुछ कार्य उससे किया जा सके या कार्य करने में वह समर्थ है, तो ऐसी मशीनों को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल मशीन। अगला पॉइंट है मशीन में घर्षण। अब मशीन में घर्षण, फ्रिक्शन इन ए मशीन। अभी हम लोग इसके पहले जब हम लोग ऊपर लॉ ऑफ मशीन पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि हमारी घर्षण में जो हानियां हो रही हैं क्या हो रही हैं। तो मशीन में कुछ न कुछ घर्षण होता है, घर्षण के कारण कुछ न कुछ हमारी लॉसेस होती हैं। तो क्या है घर्षण में नष्ट प्रयास, क्या है, वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। घर्षण में नष्ट प्रयास क्या है, जो हम लोग एफर्ट दे रहे हैं किसी भी मशीन को, तो हमारी वास्तविक मशीन के लिए कितना है और आदर्श मशीन के लिए कितना है, दोनों का जो अंतर होगा उतना एफर्ट हमारा क्या हो रहा है, घर्षण में नष्ट हो रहा है। एक्चुअल मशीन को हम एफर्ट दे रहे हैं चलने के लिए, चल रही है, और हम आदर्श मशीन को एफर्ट दे रहे हैं चलने के लिए और वो मशीन चल रही है। तो दोनों के एफर्ट के बीच का जो अंतर होगा, वास्तविक, एक्चुअल एंड आइडियल, दोनों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वही हमारा क्या होगा, घर्षण में नष्ट हुआ एफर्ट होगा। किसी भार W1 के मान पर N से ऊर्ध्वाधर रेखा NML खींचे, जो कि आदर्श मशीन रेखा OM तथा वास्तविक मशीन रेखा AL को क्रमशः M व L पर काटती है। OM को M पर और AL को क्या करती है, L पर काटती है। इस प्रकार W1 भार के लिए NL द्वारा वास्तविक प्रयास तथा M द्वारा आदर्श प्रयास ज्ञात होता है। अतः घर्षण में नष्ट प्रयास क्या हो जाएगा आपका, ML = NL माइनस NM। यह जो ग्राफ है यह आपका वही, अभी हम लोग इसके जस्ट पहले इसी लेक्चर में हम लोग ऊपर पढ़े हैं, सबसे पहला टॉपिक मशीन का नियम, सेम वही ग्राफ है। इस ग्राफ में W1 भार के लिए, उसमें भी हम अभी बताए हैं, ऊपर भी बताए हैं, W1 भार के लिए हमारी एक्चुअल मशीन के लिए जो हमारा एफर्ट यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैपिटल P, जो हमारा N से L तक है। लेकिन आइडियल मशीन के लिए जो हमारा एफर्ट यूज हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पर P1 लिखा गया है, और इसके पहले जो मशीन लॉ मशीन में यहाँ पर हमने P2 दर्शा रखा, लेकिन यहाँ पर P1 दर्शा रखा है। तो यह है आपका N से M तक। तो हमारा घर्षण में कितना हमारा एफर्ट गया है वह हमको कहाँ से मिलेगा, जो हमारी एक्चुअल होगी N से L, इसमें से कितने को माइनस कर देंगे, M से N, तो माइनस करने के बाद जो L से M यह बचेगा, यही हमारा क्या होगा, घर्षण में नष्ट एफर्ट प्रयास। ठीक, अगला टॉपिक है हम लोगों का भार उठाने वाली मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ।
जो हम लोगों की भार उठाने वाली मशीन होती है उसका हम लोगों का मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा वह हम लोग देखेंगे। आप फार्मूला जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होता है, उठाया गया भार, कितना हम भार लिफ्ट कर रहे हैं वह कैपिटल डब्लू है, अपान लगाया गया प्रयास, हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं कैपिटल पी। यही अनुपात हमारा क्या होता है, W/P का जो अनुपात होता है वो हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो MA मैक्सिमम आपका क्या होगा, W/P हो गया। तो P का हम लोग जो मान रखेंगे वह मशीन के नियम से, लॉ ऑफ मशीन से, P स्मॉल m कैपिटल W प्लस स्मॉल c से P का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग P का मान रख दिए m कैपिटल W प्लस c। नीचे से कैपिटल W कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचेगा, ऊपर कैपिटल W नीचे कैपिटल W कोष्टक में m प्लस c अपान कैपिटल W कोष्टक बंद। तो W से W कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 1/m प्लस C/W। जो C/W है इसका मान असल में यह लगभग 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का W है, जो भार है, किसी मशीन के द्वारा कम बल लगाकर बहुत ज़्यादा भार को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठाते हैं। तो यदि भार का मान ज़्यादा है तो C का मान हमारा कम होता है, तो उसमें जब हम लोग भाग देते हैं तो यह 0.0 समथिंग कुछ में आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर या नगण्य मान लेते हैं, लगभग शून्य मान लेते हैं। तो यह पद जब आपका शून्य हो जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम इक्वल टू क्या बचेगा, 1/m। क्या बचेगा, 1/m। तो इससे क्या पता चला कि जो हम लोगों की भार उठाने वाली मशीनें हैं, तो भार उठाने वाली मशीनें हमारी क्या होती है, एक्चुअल मशीन होती है, वास्तविक मशीन होती है। उसका हमारा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है, 1/m। जो हमारी PW ग्राफ है, PW रेखा होती है जो ग्राफ में, उसकी जो रेखा की ढाल है, प्रवणता है, उसके 1/m के बराबर होता है। ठीक, प्रवणता को हम लोग m से डिनोट करते हैं। दूसरा अगला टॉपिक है आपका भार उठाने वाली मशीन की अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। मैक्सिमम किसी लिफ्टिंग मशीन की दक्षता कितनी हो सकती है, वह आपका कितना हो सकता है। आप जानते हैं दक्षता नीटा इक्वल टू यांत्रिक लाभ अपान वेगानुपात। यांत्रिक लाभ क्या होता है, W/P होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, W/P अपान वेगानुपात। P की जगह हम लोग मशीन के नियम से MW प्लस C रख देंगे इंटू VR। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ से हम लोग W कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल W M माइनस C M प्लस कैपिटल C M प्लस स्मॉल c अपान कैपिटल W इंटू VR। तो W से W आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/, कोष्टक में M प्लस स्मॉल c बाई कैपिटल W कोष्टक बंद इंटू VR। W से W आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी W का मान, क्योंकि किसी भी मशीन के द्वारा कम बल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठाते हैं तो यहाँ पर भी भार ज़्यादा होगा तो मान ज़्यादा होगा। तो किसी भी C का मान कम होता है तो उसमें भाग देंगे, 0 पॉइंट समथिंग 0 करके आता है तो वह हम लोग क्या मान लेते हैं, लगभग शून्य मान लेते हैं। तो शून्य मान लेंगे तो आपका मैक्सिमम दक्षता नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा मैक्सिमम इक्वल टू 1/m इंटू VR वेलोसिटी रेशियो। यह आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आज का जो वीडियो है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जो भी आपको समस्या है
अप्लाइड मैकेनिक्स से संबंधित वो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, आपके समस्या का समाधान ज़रूर होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग मशीन चैप्टर तो हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुल्ली के बारे में अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आप लोगों का कोई भी लेक्चर छूट गया हो या आप लोग पीछे के लेक्चर को देखना चाहते हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो अवेलेबल हैं। वहां से आप सारी वीडियो को जो भी लेक्चर आपका छूटा है वह आप देख सकते हैं। धन्यवाद।